नमस्ते आप सभी को। मैं अयाना अग्रवाल आशा करती हूँ कि आप सभी पूर्णतः कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके हिंदी का यह दंतरित मुस्कान वाला अध्याय पढ़ेंगे। इसकी रचयिता नागार्जुन जी ने की है। किसने की है? नागार्जुन जी। तो चलो विलंब न करते हुए इसकी करते हैं शुरुआत। तो नागार्जुन जी का असली नाम था बैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था बच्चों? बैद्यनाथ मिश्र। और ये कहाँ के रहने वाले थे? सोचो कहाँ के रहने वाले थे? ये थे बिहार के दरभंगा जिले के। इनका जन्म कब हुआ? 1911 में। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें ये सब क्यों पढ़ा रही है, इसका क्या काम आता है? तो मैं बता दूं आपको, ये है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम में इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, बट आपकी बोर्ड के अंदर एक 4 मार्क्स का वो कवि परिचय, लेखक परिचय दोनों पूछता है, ठीक है? उसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन देता है। तो इसीलिए नागार्जुन जी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके पेपर में ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है 1-2 मार्क्स के में कि जो नागार्जुन जी है उनका जन्म कब हुआ। इसलिए हम उनका सारा ऑटोबायोग्राफी वगैरह सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ये पढ़ते हैं। ये कवि भी थे, साथ ही लेखक भी थे। मतलब इन्होंने दोनों रोल प्ले किए। ऐसा हमारे हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कवि का भी रोल प्ले किया है, लेखक का भी रोल प्ले किया है। मतलब इनको हम मल्टी टैलेंटेड या वर्सटाइल बोल सकते हैं, ठीक है? इन्होंने हिंदी पौथली यात्रा नाम से लिखते थे, युगधारा, हजार बाहुबली जैसी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। समाज की समस्याओं, भ्रष्टाचार पर व्यंग से कविताएं लिखते थे, आधुनिक कबीर भी कहलाए। मतलब समाज में जितनी भी कुरीतियां फैल रही थी, जितना हमारे भारतीय समाज के लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा था, उनकी जो आधुनिक समस्याएं थी उन सब के ऊपर भी लिखा करती थी, जिससे लोग जागृत हो सके और खुद के कुछ करने के लिए बीड़ा उठा सके। तो ये थे हमारी नागार्जुन की विशेषताएं। ये कई बार जेल भी गए। मतलब जो ये कविता लिखते थे, लोगों के मन में क्रांति भरते थे कि नहीं, हमें कुछ खुद के लिए करना होगा। जो उनके मन में साहस भरते थे, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, बट इन्होंने हार नहीं मानी। इनके कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है और कई जैसे साहित्य अकादमी जैसे कई पुरस्कार मिले हैं इनको। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको नागार्जुन जी का जीवन परिचय भली बात ही समझ आया होगा। अब करते हैं पहले पद्यांश की शुरुआत। तुम्हारी यहाँ दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारी ही प्राण, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब करते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। भाई जब तक हमें कठिन शब्दों का मीनिंग नहीं पता चलेगा, हम ट्रांसलेट कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो बस इसीलिए हम कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। अब पहला है आपका दंतरित। दंतरित का मतलब होता है नए निकले दांत। मतलब छोटा सा बच्चा होता है, 2-4 साल का, उसके जो प्यारे से छोटे से दांत होते हैं ना, उनको बोलते हैं दंतरित मुस्कान वाले दांत या दूधिया दांत। अब मृतक का मतलब होता है आपका जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हो या मर गया हो, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। धूली दूसर, धूली का अर्थ होता है धूल, जिसको हम बोलते हैं डस्ट, और दूसर का मतलब होता है पीलापन या भरा मटमैला रंग, ठीक है? और गात का मतलब होता है शरीर यानी कि बॉडी, और जल जाति यानी कि कमल, लोटस, और परस यानी स्पर्श, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच। तो आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि कठिन शब्दों को पहले रिमेंबर करो, देन आप पैरा को रीड करो, ठीक है? तो अब पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर हमारे जो नागार्जुन जी है, छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर मनोरम कल्पनाएं करते हैं। मनोरम इन द सेंस अनंत कल्पनाएं, कभी कुछ अच्छी सी, कभी कुछ खट्टी सी, कभी कुछ मीठी सी, अलग टाइप की विचित्र सी कल्पना करते हो, जिससे ना क्यूरियोसिटी सी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? क्यूरियोसिटी सी। चलो पढ़ते हैं। कभी दांत निकलते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहता है।
तुम्हारी यह दंद्रस मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसके जो दांत निकले होते हैं, तो वो जो नन्हे नन्हे दांतों वाला शिशु होता है ना, उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक होती है, इतनी प्यारी होती है कि कभी निराला जी कहते हैं कि मृतक में भी जान डाल देगी। मतलब उस बच्चे की मुस्कान में इतनी ताकत है भाई, इतनी ताकत है कि मृतक में भी जान डाल देगी। अब आप सोचो कि भाई कोई मृतक में कैसे जान डाल देगा, कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल भाई, कोई मरे इंसान को कैसे जिंदा कर देगा? बट नहीं, तो छोटे बच्चे की मुस्कान होती है ना भाई, वो मृतक में भी जान डाल देगी। तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। बार बार में निराला जी एक ही बात कहते हैं। अब भाई आप सोचो ऐसे क्यों बोल रहा है वो, तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। मतलब अगर कोई बंदा सैड है, डिप्रेस्ड है, उसको एंजाइटी फील हो रही है, और वो तुम्हारी मुस्कान को देख ले भाई, वो उस छोटे बच्चे की मुस्कान को देख ले भाई, भर उठेगा, खुशी से खिल उठेगा। इतनी पावर है भाई उसके दांतों में। यहाँ दांत तुम्हारे दूधिया दांत मुस्कान जीवन का संदेश देते हैं। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है धूली दूसर तुम्हारे ये गात। जैसे हमने पढ़ा था धूली दूसरे यानी धूल से लिपटे हुए, गात का अर्थ है शरीर यानी कि बॉडी। तो धूल से लिपटे तुम्हारा शरीर, इसको देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिलते हो। मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि जो कमल के फूल है ना, कमल के फूल कहाँ खिलते हैं आपको भी पता होगा, पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर खिलते हैं। लेकिन जो बच्चे की जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है वो धूल से पूरी तरह सनी हुई है, पूरी तरह कोटेड है। तो उसको देख के हमारे जो नागार्जुन जी है ना, वो बोलते हैं कि तुम्हारी शरीर को देखकर तुम्हारे लगता है कि ये कमल के फूल तालाब में नहीं भाई, मेरे घर की झोपड़ी में खिल रहे हैं। और तुम्हारी धूल से शरीर को देखकर मेरा मन कमल के समान खिल उठता है। अब आप ये सोचो कि वो उस बच्चे को अपने घर के बारे में मतलब बार बार में क्यों कंसिडर कर रहा है कि मेरा घर खिल उठा है, मेरा घर खिल उठा है। मतलब वाई दे, मतलब वो बार बार में ये क्यों कह रहा है कि मेरा घर खिल उठा है। आप इस बात को सोचो ध्यान से, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, आपके नागार्जुन जी का ही बच्चा है, कोई और नहीं, उनका स्वयं का बेटा है। वो जो छोटा बच्चा जिसकी दूधिया दांत निकल रहा है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। आपके माइंड में क्यूरियोसिटी तो जाग रही होगी कि भाई पहले तो कभी खुद के बच्चे के बारे में क्यों लिख रहा है, पर नहीं, अब सुनो नेक्स्ट क्या होता है। छू गया था तुमसे के झरने लगे पेट सफेलिका के फूल, बांस थे के बबूल, बांस थे के बबूल, तुम मुझे पाए ना पहचान, देखते ही रहोगे अनिवेश, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। अब भाई कठिन का अर्थ क्या है, कठोर, पाषाण यानी पत्थर, जिसको हम बोलते हैं स्टोन, स्टोन। और सीफला यानी कि निगुड़ी या नीलिका, अनिमेश यानी बिना पलक झपकाए, और फिर यानी कि हटाना। अब आप सोच रहे होगे अब क्या होगा नेक्स्ट, तो चलो पढ़ते हैं क्या होगा नेक्स्ट। क्यूरियोसिटी तो होगी मन में। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे नागार्जुन जी कहते हैं, बालक कवि को एक टक दे के जा रहा है, उसकी आंखों में कौतूहल का भाव है जो किसी अपरिचित से पहली बार मिलने के समय होता है। मतलब जो बच्चा है ना, वो अपने पापा को यानी कि नागार्जुन जी उसके फादर है, उनको बार बार में एक टक होके देख रहा है, एक टक होके देख रहा है कि ये कौन है, क्योंकि वो बच्चा काफी छोटा होता है। और जब नागार्जुन जी जाते हैं, क्योंकि भाई लेखकों के और जो कवि होते हैं उनके काम क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके विजिट करना, कुछ नया ढूंढना, कुछ पाना। तो वो अपनी जो पत्नी होती है, अपना बच्चा होता है, उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका बच्चा उनको जानने में अपरिचित होता है। और वो बार बार अपने ही पिता को, भाई अपने ही पिता को अनजानों की तरह देख रहा होता है, अनजानों की तरह अपने शिशु को निहार कर देखता है। फिर आपके जो नागार्जुन जी है वो भी अपने बच्चे को निहारते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे ऐसे एक टक क्यों देख रहे हो। मतलब वो अपने ही बच्चे को बोलते हैं कि भाई तू मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है,
जैसे कभी कभी अपन देखते हैं ना, कोई नए नए मेहमान आते हैं अपने घर पे और अपन उनको देखने लगते हैं कि कौन है, हम तो इससे कभी मिले नहीं। आपकी जो मम्मा होती है, जितने भी लोग होते हैं घर में, मतलब जिनसे आप फेमिलियर होते हो, उनसे जाके पूछते हो मम्मा ये कौन है, दीदी ये कौन है, भैया ये कौन है। तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी सी रहती है। तो वही क्यूरियोसिटी नागार्जुन जी के बच्चे में नागार्जुन जी से मिलते समय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। समझ गया, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मतलब नागार्जुन जी अपने बच्चे को बोलते हैं कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे। अपलक का अर्थ है बिना पलक झपकाए। मतलब मुझे लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। नागार्जुन जी अपने बेटे से क्वेश्चन करते हैं कि लगता है ना तुम मुझे पहचान नहीं पाया, अपने पापा को ही भूल गया, अपने पापा को ही भूल गया। पर अब ऐसे ही दिखता रहेगा क्या एक तक? इन आंखों और पलकों को भी दूर कर ले थोड़ा। अच्छा। अब वो बच्चा बोलता है कि अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंख फेर लूं, तुम इस तरह ना देखो? तो वो बच्चा अपने पिता को बोलता है क्या, अच्छा ठीक है, आपको मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बार बार मैं देख रहा हूँ, तो मैं ना अपनी आंख फेर लेता हूँ, मैं ना आपको देखता ही नहीं हूँ। भाई बच्चा भी अलग। और फर्दर नेक्स्ट, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारे यहाँ दगदरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य। परिचित का मतलब होता है जिसे जानते हो, जाना पहचाना। इंट्रोड्यूस पर्सन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंट्रोड्यूस पर्सन। माध्यम यानी कि जरिया या कोई साधन, और धन्य यानी कि प्रशंसा या बड़ाई के लायक। चिर यानी कि बहुत दिनों से, और प्रवासी यानी कि परदेश में रहने वाला व्यक्ति, और इतर माने दूसरा। कभी कहता है अब कोई बात नहीं, कभी अपने बेटे को देखकर कहता है कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए हो। भाई एक थोड़ा आपको आश्चर्य सा हो रहा होगा कि कोई अपने पापा को कैसे नहीं पहचान पा रहा। मम्मी पापा को कौन ही भूल सकता है, बट वो बच्चा अपने पापा को ही भूल गया। तो उसके पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। वो अपनी जो पत्नी होती है, अपनी भार्या होती है, उसके महत्व को स्वीकारते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ ने ना हम दोनों को आपस में मिलाया और तुम्हारी दंडरहित मुस्कान को देख पाया। मतलब तुम्हारी माँ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण मैं तुमसे आज मिला हूँ और तुम्हारी दंडरहित मुस्कान को देख पा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो मैं तुम्हारी दंडरहित मुस्कान को कभी नहीं देख पाता, ना ही तुम्हारे इस मनमोहक रूप की छवि के बारे में जान पाता, ना ही तुम्हारे इस मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। मतलब उसकी माँ की प्रशंसा कर रहा है इस पद्यांश के अंदर। हमारे जो कवि हैं नागार्जुन जी हैं, उसकी माँ की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी माँ ना होती ना तो आज ना तो मैं तुमसे मिल पाता, ना ही तुम्हारी इस दंडरहित मुस्कान को देख पाता। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर खन की मार, होती है जबकि आंखें चार, होती है जबकि आंखें चार। जब तुम्हारी दंडरहित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबिमान, मुझे लगती बड़ी ही छबिमान। अब समझेंगे कि अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी के अंदर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों कर रही हूँ। तो मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आप शब्दों को अच्छे से समझ पाएं और उन्हें रिलेट कर पाएं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दैट्स इट। संपर्क का अर्थ होता है मिलावट यानी कि कांटेक्ट, और मधुपर्क यानी चरणामत, खनकी यानी आंख की कोर, संकेत यानी आंख का इशारा। आंख के चार एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रेम होना, किसी के सामने आमने सामने होना। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, आंखें चार डार्लिंग आंखों से, कुछ ऐसी करके गाना भी है, काफ़ी फेमस है। भाई आप लोग तो गाना के शौकीन लगते हो तो सुना भी होगा आपने ये गाना। तो वही मतलब है उस गाने का भी। और छविमान का अर्थ है सुंदर या मनमोहक। ठीक है,
तो प्रस्तुत पद्यांश के अंदर हमारे जो निराला जी है वो शिशु अनजान, जो अनजान शिशु है, कवि को पहली बार सामने पाकर उसे एकटक निहारने लगा। मतलब भाई वो बच्चा ही अपने पापा को देखकर उसको तुम क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है, क्योंकि उसको पता थोड़ी है कि ये मेरे पापा है, या पता भी है तो भूल गया है क्योंकि काफी टाइम से मिला नहीं है। उसके पापा उससे काफी दूर रहते हैं। उसके जो नए नए निकले हुए दांत है, उसकी जो मधुर सी मुस्कान है, कवि को बहुत ही प्यारी लग रही है। और तभी बच्चे को देखकर उसे स्नेह प्रकट हुआ। तब जो कवि नागार्जुन जी के इतने दूर अपने बच्चे से रहे, उसकी अभिलाषा, उनकी इच्छा सब प्रेम में आके बदल गई और वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खिलाने लगे। उसका जो शिशु है उसको संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ तुम्हें जानकर और सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्रा के कारण तुम दोनों से अलग और पराया सा हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक और अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। मतलब वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक तो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान, एक तुम्हारी माँ जो बार बार मैं तुम्हें देखकर धन्य है, और भाई मैं तो परदेसी सा हो गया हूँ, अलग सा, तुम दोनों से बिछड़ा बिछड़ा सा। ऐसा लग रहा है तुम्हारी दुनिया में मेरा तो कोई मोल ही नहीं है, मैं तो पराया हो गया भाई। ठीक है प्रिय शिशु, फिर वो अपने बच्चे को बोलता है, ठीक है प्रिय शिशु, मुझे मेहमान से तुम्हारा संपर्क कितना ही। मतलब अपने बच्चे को बोले कि भाई मुझ जैसे मेहमान से तुम्हारा संपर्क कितना ही। कोई ऐसे बोलता है अपने बच्चे को? बट नागार्जुन जी है भाई, कवि है, लेखक कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत कम है। यहाँ जो तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी मम्मा, जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रहती है और बात्सल्य भरा प्यार देती रहती है, जब तुम मुझे इन तिरछी नजरों से देखते हो, फिर मुंह फेर लेते हो अपना, उसके बाद तुमसे आंखें मिलाती है और तुम्हारा स्नेह प्रकट करती है। मतलब भाई तुम तो, मैं जब से आया हूँ बार बार मैं अपनी नजरों को, अपनी निगाहों को मुझसे हटा के दूर कर रहे हो, और एक जो तुम्हारी माँ है जो मुझे तुमसे मिला रही है, तुम्हारी माँ है जिसके कारण तुम्हें बार बार में इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है, मैं उस पर मुग्ध हो गया हूँ। जैसे आपने कभी देखा है जो गोपियाँ थी श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कितना मंत्र मुग्ध थी, उसी प्रकार जो कभी नागार्जुन जी है अपने बच्चे की मुस्कान को देखकर उस पर मंत्र मुग्ध हो गए। बच्चा उनको मेहमान समझ रहा है, बट वो मेहमान नहीं, उसके पिता है। तो कितनी आश्चर्य और प्यारी सी आपकी ये कविता थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूर्णतः समझ आई हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। जो अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। भाई लोगों का काम क्या है, आज यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे, आपको डिमोटिवेट करके जाएंगे, कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। तो आपको बस उन्हें इग्नोर करना है और अपना काम वो करना है, क्योंकि लोग तो आते ही रहते हैं जाते रहते हैं। तो बस देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे।